हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। यू आर वाचिंग मी ऑन केम फोकस। बच्चों, आज सेकेंड लेक्चर है आयनिक इक्विलिब्रियम की। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। बच्चों लोग, आप लोग समझ चुके थे किस तरह से पीएच ऑफ वाटर डिफाइन किया जाता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप पीएच को इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ठीक है। pH of strong acid और strong base। तो क्या है कि pH of strong acid, एक तो ये केस है नॉर्मल सा केस, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बताती हूं, आपको बोल दिया है 10 टू द पावर -3 मोलर ऑफ HCl है। pH बताओ, ठीक। pH बताइए कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करोगे, आप बोलोगे कि देखो 10 टू द पावर -3 मोलर ऑफ HCl है, इसका मतलब है H प्लस आयन कितना फॉर्म होगा। ऑब्वियसली 10 टू द पावर -3 मोलर ऑफ HCl से फॉर्म होगा 10 टू द पावर -3 मोलर ऑफ H प्लस आयन। ठीक बात है। ओके, अब इसका pH निकालोगे तो pH के लिए क्या करोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3। करेक्ट, ये 3 बन गया। तो आपके सोल्यूशन का पीएच कितना आ गया, 3 आ गया। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप चलो बताओ इस सोल्यूशन का पीओएच कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैम ठीक है, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। इसका मतलब है कि पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्लियर। ओके, अब आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही हूं। आपको बताना है कैलकुलेट pH of 10 to the power -3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है। अब आप बताओ कि 10 टू द पावर -3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन लिया गया है, तो वो H प्लस आयन कितना फॉर्म करेगा। आपको पता है ऑब्वियसली एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करेगा एक H2SO4। तो H2SO4 टूट कर क्या बना रहा है, 2H प्लस बना रहा है और क्या बना रहा है, सल्फेट बना रहा है। ठीक है। 10 टू द पावर -3 इसको बोल दिया 2H प्लस। ये जब टूटा, ये जब पूरा खत्म हुआ, पता है ना आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर कंप्लीटली टूट करके 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर H प्लस आयन बनाएगा और 10 टू द पावर -3 मोलर सल्फेट आयन बनाएगा। ठीक है। ओके, अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहे हो, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। फाइन। अब आपको बताना है पीएच कितनी होगी। तो पीएच के लिए आप क्या करते हो, पीएच के लिए आप करते हो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, H प्लस आयन आपको मिला 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, तो ये कितना बन गया देखो। आपको पता है माइनस को आप चलो कॉमन ले सकते हो, ये लॉग ए इंटू बी का फॉर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। राइट, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू द पावर -3। क्लियर। ओके, अब ये माइनस साइन है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 इज 0.3010 माइनस 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है। अगर इस -3 को आप सामने ले आओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 लॉग 10 बन जाएगा। ओके, कितना आया देखिए अब, माइनस 0.3010 -3 लॉग 10। लॉग 10 को क्या बोलते हो, 1 होती है लॉग 10 की वैल्यू। इसका मतलब है ये नेट कितना बन गया, डायरेक्टली यहां लिख दो तो बन जाएगा 3 माइनस 0.3010। क्लियर। ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ गई है 2.699। पीएच मिल गया आपको। ओके, तो इस तरह से पीएच आप निकाल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। फाइन। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लो मोलैरिटी नहीं देकर नॉर्मेलिटी दिया होता, मान लो दिया होता H2SO4 कितना नॉर्मल है, 10 टू द पावर -3 नॉर्मल है। आप बताओ पीएच क्या होगा इस तरह के H2SO4 सॉल्यूशन का। ठीक है, इस बार नॉर्मल दिया है, इस बार मोलर नहीं दिया है। ठीक, अब देखो
नॉर्मल दिया है तो मैंने आपको बताया था कि आप H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हो, H प्लस आयन की मोलैरिटी भी लिख सकते हो। आपके पास अभी क्या है, H2SO4 है, राइट? तो H2SO4 के रेस्पेक्ट में H2SO4 है, ये टूट कर क्या बना रहा है, H प्लस आयन बना रहा है और सल्फेट आयन बना रहा है। ठीक बात है। इसको मैं दो तरह से सॉल्व करके बताती हूँ। पहला तरीका, H2SO4 10 टू द पावर -3 नॉर्मल है। इसका मतलब नॉर्मल जानते हो ना, नॉर्मेलिटी बड़ी होती है मोलैरिटी से। H2SO4 की वैलेंस फैक्टर कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। इसका मतलब इसको आप और क्या बोल सकते हो, 10 टू द पावर -3/2 मोलर। ओके, नाउ H प्लस आयन हमेशा डबल बनेंगे व्हेन कंपेयर टू H2SO4 इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो आप यहां देखो 10 टू द पावर -3/2 इंटू 2 मोलर H प्लस आयन बन गया, और सल्फेट कितना बनेगा, 10 टू द पावर -3/2 मोलर। ओके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों, 10 टू द पावर -3 मोलर हो गई। पीएच के लिए क्या करते हो, पीएच के लिए आप नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन करते हो। कितना पुट करोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके, अब एक चीज है, क्या बात है, अब एक बात तो है, लेकिन अगर मान लो सेकेंड मेथड में आपको बता देती हूं, अगर मान लो आप नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिखना चाहो, तो याद है मैंने आपको एक लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बताया था एक बार, कि हमेशा बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट भी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ही बनता है ना? अब ग्राम इक्विवेलेंट को अगर आप कॉमन वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी। इसका मतलब है H2SO4 की जितनी भी नॉर्मेलिटी होगी उतनी ही नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की भी होगी और उतनी ही नॉर्मेलिटी सल्फेट की भी होगी। H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है इक्वेशन में, 10 टू द पावर -3 है ना, ये दिया हुआ है इक्वेशन में 10 टू द पावर -3 नॉर्मल, 10 टू द पावर -3 नॉर्मल। ओके, तो हम यहाँ पुट करेंगे 10 टू द पावर -3 नॉर्मल। बनने वाला जो हाइड्रोजन है वो भी कितना बनेगा, 10 टू द पावर -3 नॉर्मल, और ये भी 10 टू द पावर -3 नॉर्मल। आपको मैंने बताया था कभी भी नॉर्मेलिटी या ग्राम इक्विवेलेंस ये कभी भी बैलेंसिंग को फॉलो नहीं करते। ओके, तो बस ये हो गया। अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई आपको नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, नॉर्मेलिटी में जितनी है उतनी ही मोलैरिटी में होगी। तो आप बताओ पीएच तो निकाल सकते हो ना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन करके कितना रखोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके, तो हम पीएच इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब बात आ रही है एक नए हेडिंग की, ये है pH ऑफ वेरी डाइल्यूट solution of strong acid or strong base। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका क्या मतलब है देखते हैं। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ली गई है, मतलब आपको दिया गया है सोल्यूशन 10 टू द पावर -7 मोलर, 10 टू द पावर -8 मोलर, बहुत डाइल्यूट। 10 टू द पावर -3 तो कॉन्सेंट्रेटेड है when compared to 10 to the power -7, तो 10 to the power -7 को हम बहुत डाइल्यूट मानेंगे, 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10 to the power -10 एंड सो ऑन। तो इससे ज्यादा पावर के जितने भी रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10 to the power -7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, इन सभी को आप बोलोगे बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है ये, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, आपको बताना है पीएच, ठीक है। तो ये है पीएच, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलर HCl, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चा लोग क्या करता है, कहता है कि अच्छा मैम ठीक है समझ गए, आपने बताया था ये HCl है, ये H प्लस आयन बनाएगा, ये Cl माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर -7 मोलर है, ओके, तो ये पूरा टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये 10 टू द पावर -7 मोलर बनेगा, ये 10 टू द पावर -7 मोलर बनेगा मैम। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, ओके, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे 10 टू द पावर -7 का नेगेटिव लॉग, और ये कितना आ गया 7, ठीक है।
तो बच्चे कहते हैं मैम 7 आ गया पीएच। अब देखो बच्चों, 7 पीएच जो आपका आ गया है, ये तो न्यूट्रल होता है ना। क्या ये पॉसिबल है कि एक एसिड का आप बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लियो? कोई बात नहीं, आपने बहुत बड़े से टैंक में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ एसिड डाला है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या वो जो टैंक का पानी है वो न्यूट्रल हो जाएगा? या फिर एक और इससे भी इंटरेस्टिंग केस पूछती हूँ, बच्चा उसमें भी पूछ बताता है आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं दे देती हूँ ना, 10 to the power -8 मोलर ऑफ HCl, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है मैम, ओके, इससे 10 to the power -8 मोलर ऑफ H प्लस आयन बनेगा और पीएच कितनी हो जाएगी? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -8 दैट इज इक्वल टू 8। यस। अब बच्चा लोग बोल देता है कि मैम ये जो 10 to the power -8 मोलर आप HCl का लिए हो, उसका जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 8। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है कभी कि आप एक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन लो? कोई बात नहीं, आपने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है, इट्स ओके। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन लो और वो उस सोल्यूशन की पीएच आपको 8 मिले? बेसिक पीएच होती है ना 8, तो ये नहीं हो सकता है ना। ये ऐसा जादू तो कभी नहीं होगा कि आप एक बड़े से टैंक में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ HCl डालो या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालो और आपको जो नेट सोल्यूशन मिले वो बेसिक मिले। तो बच्चे ऑफलाइन क्लास में ये आंसर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों ही बातें गलत है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है। तो अब इसमें क्या सही है वो अभी हम देख लेंगे। चलो पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 to the power -7 मोलर ऑफ HCl था हमारे पास। नो डाउट वो पूरा पूरा टूटेगा, वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो कंप्लीटली टूटेगा और बहुत सारा H प्लस आयन फॉर्म करेगा। 10 to the power -7 मोलर H प्लस आयन फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है, फॉर्म कर दिया। 10 to the power -7 मोलर H प्लस आयन बन गए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस बार HCl जितना H प्लस आयन फर्निश कर रहा है, उतना ही H प्लस आयन तो H प्लस फ्रॉम वाटर भी कितना आ रहा है? 10 to the power -7। बाकी केसेस में तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत सारे H प्लस आयन फर्निश कर देते हैं, तो हम पानी के इस H प्लस आयन को इग्नोर कर देते, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आप इतना कम अमाउंट में लिए हो कि वो टूट तो रहा है पूरा, बिल्कुल ठीक है, उसके उसके क्रेडेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी भी पूरा टूट रहा है, लेकिन वो इतना कम अमाउंट लिया गया है कि वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन को फर्निश कर पा रहा है, ठीक है। अब इस बार HCl इतना कम H प्लस आयन को फर्निश किया कि वो उतना ही H प्लस आयन फर्निश कर रहा है जितना वाटर फर्निश करता है। तो ऑब्वियसली इस बार आप वाटर के H प्लस आयन को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। मैंने आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया है, छोटा प्लस छोटा में से एक छोटा को नेग्लेक्ट नहीं करना है, छोटा प्लस बहुत बड़ा में से आप एक छोटे को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, तो कभी भी छोटा बहुत बड़ा में ऐड हो तभी छोटा नेग्लेक्ट होता है, ऐसा नहीं जो दो छोटा छोटा ऐड हो रहा है एक को नेग्लेक्ट कर दिया, नो। तो टोटल H प्लस कितनी आ रही है? टोटल H प्लस इज इक्वल टू कितना मिला? 10 to the power -7 फ्रॉम H प्लस फ्रॉम HCl और 10 to the power -7 फ्रॉम वाटर। कितना हो गया? 2 into 10 to the power -7। ओके, ठीक है। अब हमें टोटल H प्लस मिल चुका है, अब हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 into 10 to the power -7। ये अगेन A into B का फॉर्मेट आ गया, log 2 प्लस log 10 to the power -7, -7 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 7 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3, 7 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 6.7। ओके, तो pH की वैल्यू 6.7 आ रही है जो कि 7 से कम ही है। तो अभी भी जो आपका पानी है वो एसिडिक ही है, वो बहुत कम एसिडिक है क्योंकि आप H प्लस HCl बहुत कम ऐड किए हो। ओके, ठीक है, तो हमारा यहां तक का काम हो गया, 6.7 बन गए। अब क्या है कि ये जो आपने 6.7 pH लिया है ना, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दे कि बताओ POH कितना होगा, तो कर लोगे ना, 14 माइनस 6.7 कर लोगे, कितना आ जाएगा? 7.3। ओके, क्लियर है ये तो। अच्छा, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH पे, ठीक है। अगर आपको कभी दिया रहता
10 to the power -3 मोलर NaOH। तो ये तो एक जनरल केस है, इसको तो आप बहुत डाइल्यूट नहीं बोलोगे, बहुत डाइल्यूट कब बोला जाता है 10 टू द पावर -7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे ठीक है NaOH है, ये टूटा, Na+ बनाया और OH- बनाया, ओके, पूरा पूरा टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आपने बताया था मैम, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। Na+ कितना बनेगा 10 टू द पावर -3, OH- कितना बनेगा 10 टू द पावर -3, ठीक है। जब OH- बन गया तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- कर देंगे, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 कितना आ गया 3। इट मीन्स हमें POH की वैल्यू कितनी मिल गई है 3 मिल गई है। और अगर POH 3 मिल गया है तो pH कितना होगा बच्चा, pH होगा 14 - 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो एक 10 टू द पावर -3 मोलर NaOH सोल्यूशन जो रहेगा उसकी pH कितनी रहेगी 11 रहेगी। ओके क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इस बार क्वेश्चन है 10 टू द पावर -7 मोलर ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH कितना लिया गया है 10 टू द पावर -7 मोलर लिया गया है, इसका मतलब इस बार की जो कंडीशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। तो अब आपको ध्यान रखना है OH- कहां से आ रहा है, एक तो NaOH से आ रहा है कितना 10 टू द पावर -7, और इतना ही कहां से आ रहा है, पानी से भी आ रहा है, फ्रॉम वाटर, और ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम NaOH, ओके। कितना आया 2 × 10 टू द पावर -7 OH- हो गया, ओके। अब POH निकालना है, तो POH निकालने के लिए क्या करोगे, नेगेटिव लॉग कर दोगे, ओके। POH निकालने के लिए हम कर देंगे नेगेटिव लॉग ऑफ OH- आयन दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 टू द पावर -7। ये तो माइनस साइन तो चला गया, log 2 प्लस log 10 टू द पावर -7, फाइन। माइनस, चलो यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, -7 सामने आया, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गया 7 - log 2 दैट इज इक्वल टू 7 - 0.3 दैट इज इक्वल टू 6.7। तो हमें POH कितना मिला है 6.7 मिला है। और जब आप pH निकालोगे तो कितना निकालोगे 14 - 6.7 दैट इज इक्वल टू 7.3। मतलब एक बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन 10 टू द पावर -7 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH जो था उसकी pH कितनी आ रही है 7.3 ही आ रही है ना। मतलब ये अभी भी बेसिक है, न्यूट्रल से ज्यादा है, बेसिक है, फाइन। ऐसा नहीं कि ये आप अगर कोई बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लोगे NaOH का तो न्यूट्रल हो जाएगा या वो एसिडिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन आप लिए हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस का तो उसकी जो pH है वो 7 से जस्ट ऊपर आती है। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हो तो उसकी pH 7 से जस्ट नीचे आती है, लेकिन आती एसिडिक ही है, ठीक है। तो एसिड वाला सोल्यूशन हमेशा एसिडिक ही रहेगा, फाइन। चलो फिर क्वेश्चन एक दे दिया है 10 टू द पावर -8 मोलर HCl, इसमें बताना है आपको pH। तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप H+ आयन बोलोगे, 10 टू द पावर -8 कहां से आया HCl से आया, और 10 टू द पावर -7 कहां से आएगा बच्चों, वाटर से आएगा। 10 टू द पावर -8 आप यहां पर कॉमन ले लो, 1 प्लस log, अब बताना यहाँ पे क्या रह गया 10 रह गया, ठीक है, ये तो समझते हो आप। तो हम ऊपर वाला इक्वेशन लिखें या नीचे लिखें एक ही बात है, मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया है ताकि ये A × B के फॉर्म में आ जाए। तो उसके बाद हम नेगेटिव लॉग लेंगे, तो नेगेटिव लॉग जब हम log A × B करेंगे तो हमें A × B लॉग का वैल्यू पता होता है, log A + log B, राइट। इसलिए मैंने इसको A × B के फॉर्म में भेज दिया है। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -8 × 11 दैट इज इक्वल टू log 10 टू द पावर -8 सामने आया, 8 - 8 मल्टीप्लाई हुआ, 8 - log 11, ओके। log 11 की वैल्यू दिया है आपके क्वेश्चन में, log 11 की वैल्यू होती है 1.04, 6.96। तो ये जो वैल्यू pH की आई है ये अभी भी कम ही है व्हेन कंपेयर टू 7, क्योंकि आप एसिड का सोल्यूशन लिए हो, ओके। 7 से जस्ट कम आ रहा है, तो कभी भी आपको ऑप्शन ऐसा दिया रहे ना, अगर ऑप्शन दिया हुआ है एक बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस केस में क्या करना है
7 से जो बिल्कुल जस्ट कम वाली वैल्यू होगी इन केस ऑफ एसिड उसको टिक कर देना, और 7 से जस्ट जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इन केस ऑफ बेस उसको टिक कर देना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन नहीं देते 6.93 6.96, नो, वो एक 6.96 ऑप्शन देंगे, एक 3 ऑप्शन देंगे, एक 1 ऑप्शन देंगे और एक 8 ऑप्शन देंगे। फाइन, चलो, तो हम पीएच निकालना सीख गए हैं। अब हमें एक टॉपिक समझना है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या मतलब है इसका? ऑब्वियसली कोई कॉमन आयन है, एक जैसा आयन है और उसका हम इफेक्ट देखने वाले हैं, यही होगा। ठीक है, हमने एक वीक एसिड लिया, एक वीक एसिड लिया, एक वीक एसिड लिया, से फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COH। आपको पता है ना वीक एसिड इक्विलिब्रियम सेट करती है, बहुत कम कम टूटती है, इनटू CH3CO- और H+ आयन, करेक्ट? ओके, ये एक वीक एसिड है बच्चा। अब देखो क्या होगा कि हम ये वीक एसिड जो आयन फर्निश कर रहा है वही सेम आयन फर्निश करने वाले एक सॉल्ट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कंसिडर करोगे? पहला तो ये है, दूसरा सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन एज फर्निश्ड बाय वीक एसिड। और ये जो सॉल्ट आप लोगे ना, इसमें एक तो बात तय है, देखो सॉल्ट में क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, तो ये तो तय हो गया कि आपका एक एनायन रहेगा, ये एसिटेट एनायन उस सॉल्ट में रहेगा। और कौन रहेगा? और एंड अ कैटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल कॉमन आयन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो हमने एक सॉल्ट लिया CH3CO, ये तो नेगेटिव पार्ट है सॉल्ट का, और जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा कैटायन कहां से आएगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आप जानते हैं NaOH, KOH, RbOH, है ना? तो हमने CH3CO Na ले लिया, सोडियम एसिटेट। हम क्या कर रहे हैं, हम सेम सोल्यूशन में, वीक एसिड का एक सोल्यूशन था, उसी सोल्यूशन में हम इस सॉल्ट को ऐड कर दिए, ये सॉल्ट जाएगा। और क्योंकि ये सोडियम का सॉल्ट है, अब एक बात समझना, सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सभी पानी में 100% सॉल्युबल होते हैं। आई रिपीट, सोडियम के दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं, सोडियम के या पोटेशियम के, वो पानी में 100% सॉल्युबल होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू इट्स आयोनाइजेशन। तो सोडियम का सॉल्ट अगर कंप्लीटली सॉल्युबल है, इसका मतलब सोडियम का सॉल्ट पानी में जाते ही कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। इसलिए हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया था जो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें कैटायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, जैसे कि Na, K, Rb। ठीक है, क्योंकि इन सभी के जो सॉल्ट्स होंगे वो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे इन वाटर। कंप्लीटली सॉल्युबल हम क्यों चाहते हैं? ताकि हमारा सॉल्ट बहुत आराम से 100% डिसोसिएट हो जाए और बहुत सारे आयंस फॉर्म करे। यही मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट का, आयोनाइजेशन, है ना? तो ये बहुत सारे आयंस फॉर्म करेगा, और बहुत सारे आयंस फॉर्म करने का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो अभी क्या हुआ, CH3CO- बना और Na+ बना, ये कंप्लीटली टूट गया, कंप्लीटली खत्म हो गया, क्योंकि ये 100% सॉल्युबल है। ठीक है, ओके। अब आपके सोल्यूशन में क्या क्या मिला है? सोल्यूशन में मिला है एक CH3COH जो अपनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ चल रहा है, और एक था ये वाला रिएक्शन जो इरिवर्सिबली चला और पूरा खत्म हो गया। तो कंटेनर में अभी कौन कौन है? CH3CO- है, Na+ है, और कौन है? CH3CO- है, H+ है और CH3COH है। ये 5 लोग हैं कंटेनर में, करेक्ट? अब देखो, ये वाली रिएक्शन तो अभी भी चल रही है ना, ऊपर वाली रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी खत्म होती नहीं है। और आपने क्या करा था, आपने ये सारे आयंस को कंटेनर में इंक्रीज कर दिया। अब देखो, Na+ आयन, Na+ आयन इस इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है क्या? ये वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या रिवर्सिबल रिएक्शन में Na+ है ही नहीं,
इसका मतलब Na+ इस इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो अब क्या है, एसीटेट, एसीटेट जो यहां से फर्निश हुआ वो क्या ऊपर वाले रिएक्शन को अफेक्ट कर पाएगा? यस यस, मैंने आपको बताया था, अगर आप कभी भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देते हो, जो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसी को तो आप इंक्रीज कर रहे हो ना नीचे वाले रिएक्शन से। तो अगर आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो नीचे वाले सॉल्ट की हेल्प से, तो ये रिएक्शन उस प्रोडक्ट को कम करना चाहेगी। और प्रोडक्ट कम कैसे होगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो प्रोडक्ट कम होगा। ओके, तो अब CH3COH gives CH3CO- plus H+। ये वाली जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन पहले से ही बेचारी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, है ना, बहुत ही कम कम चलता है ये रिएक्शन। आपको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए इसको कहते हैं। और जो आपका एसिडिक एसिड है वो बहुत ही कमजोर सा एसिड होता है। ठीक है, ओके। लेकिन अब क्या करे हो आप, CH3CO- को सप्लाई कर दिए हो फ्रॉम सॉल्ट, ये यहां पे पहुंचा और इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, रिएक्शन शिफ्ट हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ओके, तो रिएक्शन shifts in backward direction। अब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। अब देखो, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मीनिंग समझ में आया कि आपको? फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो आयोनाइजेशन की डायरेक्शन है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो तो कॉम्बिनेशन की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड में शिफ्ट कर रहे हो, मतलब फॉरवर्ड में रिएक्शन घट गई है। फॉरवर्ड घटने का मतलब क्या घट गया? आयोनाइजेशन घट गया। तो अब हम बोलेंगे रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब आयोनाइजेशन हैज डिक्रीज्ड। आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है ये वाला, ठीक है, एसिटिक एसिड हैज डिक्रीज्ड। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, इट मींस आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड हैज डिक्रीज्ड। फाइन, ओके। तो मीनिंग समझ में आया क्या? जब आप कॉमन आयन को फर्निश किए, वो जाकर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हुई या फिर आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड घट गई। ठीक है, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, जो आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। यहां बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन क्या करेगा? कॉमन आयन डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ऑफ वीक एसिड। इसको आप क्या बोलते हो? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हो। फाइन, चलो अब हम इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल समझते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें बहुत सारा एसिटेट आयन चाहिए होता है जो सोडियम एसिटेट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एसिटेट आयन क्यों चाहिए? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट को देखने के लिए आपको एसिटेट आयन चाहिए होगा। तो अगर जो आपका नीचे वाला सॉल्ट है, मान लो वो ही ठीक से नहीं टूट रहा है, तब तो वो बहुत ही कम एसिटेट फर्निश करेगा। अगर वो कम एसिटेट फर्निश करेगा तो कौन सा एसिटेट जाएगा ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए? तो हम चाहते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रांगली एक्सर्ट हो। तो हमें जो कॉमन आयन का सप्लायर है उसको स्ट्रांग रखना है, उसको हाईली सॉल्युबल रखना है, ताकि बहुत सारे कॉमन आयंस आए इन सोल्यूशन और हम कॉमन आयन इफेक्ट को ठीक से विजुअलाइज कर पाए। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। फर्स्ट केस है, हमारे पास है CH3COH, ये टूट रहा है और टूट कर क्या बना रहा है? CH3CO- plus H+। फाइन, ये इनिशियली C है, ये 0 है, ये 0 है, ये टूटा, X टूटा, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है। तो आपको ये पता है ना तरीका, अल्फा इज इक्वल टू कितना टूट रहा है अपॉन टोटल कितना था, दैट इज X इज इक्वल टू कितना आया? C अल्फा। ये तो मैंने बता रखा है।
H टूट गया मतलब C अल्फा टूट चुका है, रिमेनिंग कितना रहेगा, T इज इक्वल टू 0 पे ये हालत है, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हालत होगी, C माइनस C अल्फा, ठीक है। ओके, ये दोनों कितने कितने बनेंगे, C अल्फा बनेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहा है जितना एसिटिक एसिड टूटेगा उतना ही एसिटेट बनेगा और उतना ही H प्लस बनेगा। ओके चलो, तो T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, C माइनस C अल्फा और C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। के ए डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, के ए विल बी इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कट गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया ये बात समझ में। फिर हम बोले थे कि हाँ हमारा जो अल्फा है वो बहुत ही कम है, दैट्स वाई हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख रहे थे, और फिर हमने कहा था के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, रिवाइज कर लिया है ना। तो के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब ठीक है, बढ़िया बात है, आप डिक्लेयर वगैरह तो कर दी हो, लेकिन अब आएगा नया कॉमन आयन इफेक्ट। अभी तक तो हमने सिर्फ एक वीक एसिड को पानी में डाला था, लेकिन अब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े हैं तो उसको भी देखेंगे ना न्यूमेरिकली। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ एसिटिक एसिड जो है उसी कंटेनर में, ये तो अपना बेचारा इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करके प्रेजेंट है, इसी कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, CH3CONA डाल रहे हो, और CH3CONA की कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं m है, ठीक है। तो आपको पता है CH3CO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा। ये दोनों कट, शुरू में तो 0 0 था, लेकिन फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये कितने बन जाएंगे, MM बन जाएंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। अब क्या है, ये M, ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन थी CH3CO माइनस की, वो तो ऊपर जाकर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रही थी ना, जिसके कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज हो गया था। तो अब हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो न्यू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन has decreased, let the new degree of ionization be alpha dash। और आपको पता है जो शुरू में अल्फा था वो वैसे तो कम था, लेकिन इस अल्फा डैश से तो ज्यादा था, है ना। अल्फा कम है लेकिन इस अल्फा डैश से तो ज्यादा, पुराना वाला जो अल्फा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड लिया गया था वो कम है, लेकिन यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट वाले अल्फा डैश से तो फिर भी अधिक है ना। तो अल्फा डैश की वैल्यू बहुत कम है, नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गई है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, तो अब हम बोलेंगे कि देखो ये शुरू में C है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों कितना 0 0, अब ये टूटा, इस बार ये कितना टूटेगा, C अल्फा या C अल्फा डैश, C अल्फा डैश, तो ये टूटा C अल्फा डैश, टूट गया, बचा कितना, टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, कितना रहा C माइनस C अल्फा डैश, ये कितना बना C अल्फा डैश, ये भी कितना बना C अल्फा डैश। अच्छा, इक्विलिब्रियम की बात मैं ऊपर वाले रिएक्शन में क्यों कर रही हूँ, नीचे वाले में क्यों नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली बात है, नीचे वाली जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, ऊपर वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ऊपर वाले में बात कर रही हूँ, है ना। ठीक, अब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम समझ गए हैं। हमारा जो Ka है इस केस में, जब आप इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर दिए हो तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो एसिड है एक ही तो इक्विलिब्रियम है, उसी का कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू CH3CO माइनस इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH, ठीक है। ओके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बताओ, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना पुट करोगे, इक्विलिब्रियम पे कितना है, ये C अल्फा डैश है, नीचे वाले रिएक्शन से कुछ आया है क्या, नहीं, सिर्फ C अल्फा डैश है। ओके, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना पुट करोगे, CH3CO माइनस थोड़ा बताइए,
CH3CO माइनस तो आपको यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है ना। CH3CO माइनस आपको नीचे वाले रिएक्शन से कितना मिला है M, और ऊपर वाले रिएक्शन से कितना मिला है C अल्फा डैश। और जब इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम सेट हुई है उस टाइम तो इस कंटेनर में एसिटेट आयन ऊपर वाले रिएक्शन का भी है और नीचे वाले रिएक्शन का भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग KEQ, हम पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे एसिटेट कितना मिला, इक्विलिब्रियम पे एसिटेट है C अल्फा डैश प्लस M, ओके, प्लस M, ठीक है, फाइन। एसिटिक एसिड कितना पुट करोगे, एसिटिक एसिड नीचे वाले रिएक्शन में तो है ही नहीं, ऊपर वाले रिएक्शन में कितना है C माइनस C अल्फा डैश, ओके। तो हमने पुट कर दिया C माइनस C अल्फा डैश, क्लियर, फाइन। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। C अल्फा डैश प्लस M अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस अल्फा डैश, देखो मैंने लास्ट टाइम तो अल्फा को भी नेग्लेक्ट कर दिया था, तो फिर ये अल्फा डैश क्या चीज है ना। तो हम अल्फा डैश 1 माइनस अल्फा डैश को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा डैश की वैल्यू बहुत कम है, वो पुराने वाले अल्फा से भी कम है, ओके। तो हम बोलेंगे कि 1 माइनस अल्फा डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अल्फा डैश की वैल्यू बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने, ओके। चलो अब डिनोमिनेटर तो गया, वो तो 1 ही बन गया है, इसका मतलब है KEQ की वैल्यू क्या लिखोगे, C अल्फा डैश प्लस M इंटू अल्फा डैश, लिख दे C अल्फा डैश प्लस M इंटू अल्फा डैश इज इक्वल टू KEQ, ओके, ठीक है, फाइन फाइन। अब C अल्फा डैश स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया M अल्फा डैश हो गया, और ये हो गया KEQ। अभी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो तो एसिड की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन आपको मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में तब भी बताया था, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, अल्फा डैश की वैल्यू बहुत कम है अगर, तो अल्फा डैश स्क्वायर की वैल्यू और भी कम आएगी। 10 टू द पावर -8 मान लो आप अल्फा डैश को, 10 टू द पावर -16 आएगा अल्फा डैश स्क्वायर, मतलब ये और भी कम आएगा, बहुत कम, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो वो वैल्यू और भी छोटी होती जाएगी। अब ये जो C अल्फा डैश स्क्वायर है, क्योंकि अल्फा डैश स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है, दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम आएगा, और ये प्रोडक्ट बहुत कम आएगा तो ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम KEQ इज इक्वल टू C अल्फा डैश स्क्वायर प्लस M अल्फा में ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और अगर कोई भी बहुत छोटी वैल्यू को आप ऐड करते हो किसी बड़े वैल्यू में, तो आप उस छोटी सी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मैंने ये बहुत बार बताया है। इसका मतलब है KEQ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M अल्फा डैश, क्लियर, KEQ इज इक्वल टू M अल्फा डैश। चलो अभी क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि मैंने जो यहाँ पर KEQ इज इक्वल टू M अल्फा डैश करके लिखा है, ये KEQ यहाँ पे KEQ आया था या KA आया था, किसका KA था, ये C अल्फा स्क्वायर, ये था तब जब हम पानी में एसिटिक एसिड को मिलाए थे, सिर्फ एसिटिक एसिड लिया था, उसको पानी में मिला दिया था, इक्विलिब्रियम सेट हुआ था, KA की वैल्यू आ गई थी एसिटिक एसिड की कितनी, C अल्फा स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें एसिटिक एसिड भी मिलाया, सॉल्ट भी मिलाया, और फिर हम नया KEQ निकाले। KEQ हम किसका निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली उसी एसिटिक एसिड का निकाल रहे हैं, तो हम उसे KA भी बोल सकते हैं, है ना। हम KA बोल दिए, और KA हमारा कितना आ गया है, आप इसको चाहो तो KA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने KA कितना बोल दिया है, M अल्फा डैश कह दिया है। अब बात ये है कि ये वाला KA, ये KA कब आया एसिटिक एसिड का, जब आप एसिटिक एसिड में सॉल्ट मिलाए, और एक KA कब आया था, जब एसिटिक एसिड सिर्फ पानी में डला हुआ था तब।
आप बताना दोनों के की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? दोनों ही के सेम होगा, है ना? एक वीक एसिड की Ka की वैल्यू इज अल्टीमेटली इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप प्रेशर चेंज करके, वॉल्यूम चेंज करके, किसी को ऐड करके, किसी कॉमन आयन को ऐड करके, किसी प्रोडक्ट को ऐड करके, किसी रिएक्टेंट को ऐड करके चेंज नहीं कर सकते हो। के सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होता है? जब हम टेम्परेचर को बदलते हैं तब। तो जब तक ये के एसिटिक एसिड का के है तब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। एसिटिक एसिड के लिए हमेशा इसकी यही वैल्यू आएगी। तो के की जो पुरानी वाली वैल्यू थी सी अल्फा स्क्वायर, और ये वाली जो के की वैल्यू है एम अल्फा डैश, दोनों बराबर है। ओके, तो सी अल्फा ये दोनों आपस में है इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? फाइन। ये कब आया था? ये वाला आया था इन के इन कॉमन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और ये आया था के इन वाटर। ओके, क्लियर? ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू के तो दोनों में बराबर है, के जो है ना वो दोनों में ही बराबर है, लेकिन आपको पता है अल्फा किस केस में ज्यादा है? अल्फा पुराने वाले केस में ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू नया वाला केस। ओके, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही है, और मैं कह रही हूं कि अल्फा डैश जो है वो छोटा है, फिर भी ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि एम की जो वैल्यू है, जो सॉल्ट आप ऐड किए हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। कॉमन आयन इफेक्ट को सीखने के बाद हमारा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन, और वो है बफर। बफर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो पानी में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डिसोसिएटेड फॉर्म में। पानी में जाते ही वो पूरा पूरा टूट जाते हैं और खूब सारे OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर कभी लोगे पानी में तो ये नहीं, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। ओके, सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? अब हम एक वीकर सेक्शन को लेते हैं, जैसे एक वीक बेस लिया NH4OH। आपको पता है NH4OH पानी में जाने के बाद बहुत ही कम टूटता है, और ज्यादा एबंडेंस में कौन सी स्टेट होती है? आयनाइज्ड स्टेट या फिर अनआयनाइज्ड स्टेट? ज्यादा एबंडेंस में NH4OH होता है। NH4 प्लस बहुत कम बनता है और OH माइनस भी बहुत कम बना हुआ होता है। मैक्सिमम जो NH4OH है वो इसी फॉर्म में रह जाता है इन वाटर। ठीक है, सिमिलरली CH3COH की बात करें तो ये भी CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, लेकिन बहुत कम। मैक्सिमम कौन सी फॉर्म में रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, CH3COH की फॉर्म में। अब बच्चों जो ज्यादा डोमिनेंस में एग्जिस्ट करता है ना, वो इसलिए अधिक एग्जिस्ट कर रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब है पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन है? NaOH या OH माइनस? ये दोनों ज्यादा स्टेबल है पानी के अंदर व्हेन कंपेयर टू NaOH। NaOH तो पानी में रहता ही नहीं है, वो तो टूट जाता है पानी में जाते ही। सिमिलरली HCl ये पानी में जाते ही टूट जाता है, तो पानी में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? H प्लस की और Cl माइनस की। ओके, सिमिलरली यहां पर आप देखोगे वाटर में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? NH4OH की या फिर NH4 प्लस की? NH4OH की। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इधर आ जाओ, CH3COH में अधिक स्टेबिलिटी किसकी है? CH3COH की ज्यादा स्टेबिलिटी है और CH3CO माइनस की कम स्टेबिलिटी है। दैट्स वाई वो कम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पानी में और CH3COH ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके, ठीक है। तो वाटर के प्रेजेंस में हमेशा टेंडेंसी क्या होती है? इनकी टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग वाले लोगों की टेंडेंसी होती है वाटर के प्रेजेंस में टूटे हुए फॉर्म में रहने की, और जो कमजोर वाले हैं उनकी टेंडेंसी होती है वाटर की प्रेजेंस में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहने की। ओके, ठीक। कमिंग टू बफर्स,
सबसे पहला हमारा है एसिडिक बफर। 3 तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर मैं आपको अभी बताऊंगी, और जो सॉल्ट बफर होगा वो हम हाइड्रोलिसिस के बाद सीखेंगे, ठीक है। एसिडिक बफर क्या होता है, एक वीक एसिड लिया और इसी वीक एसिड से बना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट लिया, ठीक है। ये सॉल्ट किसके किसके मिलने से बना हुआ है, CH3COH और NaOH के मिलने से। पता है ना, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो एक वीक एसिड और एक सेम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। ओके, अब आपको पता है ये बात, तो CH3CONa अगर CH3COH के साथ रहेगा तो कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है, CH3COH है और ये इक्विलिब्रियम सेट करके है, और H प्लस। CH3CONa जो है वो पूरा पूरा टूट गया है इंटू CH3CO माइनस एंड Na प्लस, ठीक है। ये समझो आप कि मैंने आपको ये तो कह दिया है कि ये बफर्स होते हैं, एक वीक एसिड और एक सेम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है। मतलब जैसे यहां पर हम बात करें तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट की जो कॉम्बिनेशन होती है, इसकी जो मिक्सचर होती है, उसको हम बफर कहते हैं। लेकिन आप तो बिना प्रूफ के नहीं मानोगे ना, तो मैं आपको अभी प्रूफ देती हूँ इसको बफर हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ बफर की। A buffer is a solution. A buffer is a solution. Buffer is a solution which resists change in pH on addition of small amount of strong acid और strong base। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जनरली जब आप ये वाटर लेते हो, ठीक है, इस वाटर में आपने थोड़ा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया तो पीएच बदल जाती है। हम अगर वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं तो आपको याद होगा पीएच क्या हो जाता था, लेस देन 7, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते थे तो पीएच क्या हो जाता था, मोर देन 7। तो याद है ना ये। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती थी। अब ऑब्वियस बात है, अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन भी चेंज हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का स्मॉल अमाउंट भी अगर आप पानी में ऐड करते हैं ना तो पीएच बदल जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर बफर सोल्यूट, ये वाला तो वाटर था, यहां पर अगर आप बफर सोल्यूशन लेते हो और अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड भी कर देते हो तो पीएच जो सोल्यूशन की है पहले से, बफर सोल्यूशन की जो भी पहले से पीएच है वो सेम पीएच मेंटेन रह जाती है। बफर सोल्यूशन की अपनी कुछ ना कुछ ओरिजिनल पीएच तो होगी, वही सेम पीएच मेंटेन रह जाती है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का स्मॉल अमाउंट ऐड करते हो बफर सोल्यूशन में। तो इट मींस बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। ओके फाइन। अब ये ध्यान रखना कि प्लीज आप यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बोला गया है, ऐसा नहीं करना कि एक छोटे से बीकर में आपने बफर लिया और 1 गैलन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, फिर तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, फिर तो ऑब्वियसली पीएच बदल जाएगी। तो आपको लिमिटेड अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालना है जो सोल्यूशन रेजिस्ट करेगी चेंज इन पीएच, मतलब जो अपना पीएच चेंज नहीं होने देगी, उसे ही आप बोलोगे बफर। ओके ठीक है, डेफिनेशन को समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा एक वीक एसिड
और एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट का मिक्सचर बफर की तरह एक्ट करता है। अब मैं इसे प्रूव कर रही हूं। तो पहले तो इन दोनों को जब मिक्स किया तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी मैंने वो लिख दिया है। उसके बाद आपको पता है ये Na+, ये जाकर यहाँ ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट किस पे एक्सर्ट होगा? जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन तो इरिवर्सिबल है। सोडियम एसिटेट कंप्लीटली खत्म हो जाता है, एसिटेट और Na+ आपको सोल्यूशन में मिलते हैं, है ना? ठीक है, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया है। अब ये ऊपर गया, एसिटेट ऊपर गया और ऊपर जाकर कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट किया, या फिर बोले तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया। समझते हो ना? जब प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो रिएक्शन क्या करती है? प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। बस ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। अब जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है तो अब आपके कंटेनर में देखो ध्यान से क्या क्या है। Na+ तो है पक्का, ये तो है फाइन। एसिटेट तो है ही है, एसिटेट तो यहां से भी बना है खूब सारा, ऊपर भी था, फाइन। अब क्या हुआ है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये हो गई है बैकवर्ड शिफ्ट। ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड बन रहा है ज्यादा। एसिटिक एसिड अगर ज्यादा बनेगा इसका मतलब है ये अब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये वाली रिएक्शन अगर बैकवर्ड में शिफ्ट हुई है इसका मतलब फॉरवर्ड में कम हो गई है, और अगर ये फॉरवर्ड में कम हो गई है तो इस रिएक्शन से एसिटेट और H+ आयन कम कम आएगा, ठीक है? तो अब देख लो फाइनली सोल्यूशन में कौन कौन है। सोल्यूशन में एसिटेट तो है, लेकिन एसिटेट कहां से आया है? मेनली नीचे वाले रिएक्शन से, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट के कारण बहुत कम एसिटेट फॉर्म कर रही है, ठीक है? फाइन। H+ भी बहुत कम फॉर्म हो रहा है, तो मेनली एक तो एसिटेट नीचे से आया, Na+ नीचे से आया, और कौन? एसिटिक एसिड। ये खूब सारा प्रेजेंट है। ये तो नॉर्मली भी कम टूटता है और अभी तो बैकवर्ड शिफ्ट के कारण ये बहुत ज्यादा बन भी रहा है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। 3 लोग हमारे पास मेजर क्वांटिटी में है, ओके? ये तीनों जिसको मैंने टिक किया है। तो ये हमारी सोल्यूशन की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो है। अब क्या हुआ? ये सारी बातें तो है, अब मुझे प्रूव भी तो करना होगा कि ये बफर की तरह एक्ट करता है। तो वो प्रूव तो मैंने किया नहीं है, करेंगे प्रूव। कैसे करेंगे? मैं इसमें बाहर से H+ आयन ऐड करूंगी, ठीक है? आप जब बाहर से H+ आयन ऐड करते हो तो क्या होता है? सोल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण pH घट जाता है, करेक्ट? ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम? H+ आयन को बाहर से ऐड कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। H+ आयन अंदर गया, सोल्यूशन में मेजर अमाउंट में कौन कौन था? 1 2 3 ये लोग थे। Na+ और H+, क्या ये कभी कंबाइन करेंगे? जो इनकमिंग H+ आयन है क्या उसको Na+ आयन एक्सेप्ट करेगा, अपने पास आने देगा? नो। Na+ को H+ से कोई मतलब नहीं है। आगे ये जो आप एसिटिक एसिड देख रहे हो, ये वाली एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड क्या H+ आयन के साथ कंबाइन करेगी? एसिटिक एसिड H+ आयन के साथ कंबाइन नहीं कर सकती है, वो खुद एसिड है। तो अब थोड़ा देखो, यहां पर एक है एसिटेट, ये भी तो है ना बहुत सारा। ये जो एसिटेट है क्या ये H+ आयन के साथ कंबाइन करेगा? यस, H+ आयन के साथ कंबाइन करेगा सोल्यूशन का एसिटेट। क्यों कंबाइन करेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद CH3COH बनता है, और आपको पता है ये बात दैट CH3COH is more stable in water than CH3CO-। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, बफर जब मैंने शुरू किया तब। तो एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, एक वीक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इन वाटर व्हेन कंपेयर टू इट्स आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है? तो ये तो समझ गए हैं, क्योंकि CH3COH ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसको बनाना चाहेगा ये कंटेनर। वो जो पूरी रिएक्शन के अंदर में रिएक्शन हो रही है वो लोग खूब चाहेंगे कि हाँ हाँ जो स्टेबल है वो बनता रहे। दैट्स वाई CH3CO- H+ आयन को गेन कर लेता है। गेन कर भी सकता है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, H+ पॉजिटिव चार्ज है, गेन किया और CH3COH को बना दिया। अब क्या हुआ? H+ आयन जिसको आपने ऐड किया था,
वो H plus ion was supposed to change the concentration of free H plus ion inside solution. लेकिन जिस H plus ion को आप बाहर से ऐड किए ना, वो अंदर जाकर H plus ion की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ाया। वो क्या हुआ, वो CH3CO माइनस से अब्सॉर्ब हो गया। मतलब अंदर CH3CO माइनस प्रेजेंट था, वो इनकमिंग H plus ion को गायब कर दिया। कैसे गायब कर दिया, अब्सॉर्ब करके CH3COH बना दिया। तो जब H plus ion आप बाहर से डाल रहे हो, वो अंदर जाकर गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो H plus ion आप डाल रहे हैं, उसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion अंदर सोल्यूशन में चेंज नहीं हो रही है। और अगर H plus ion की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो pH भी चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि हाँ, ये pH को चेंज नहीं होने दिया जब हम H plus ion या फिर एसिड को ऐड किए तो। अब देखते हैं आगे, ऑन एडिंग OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को ऐड करके क्या होता है, हम OH माइनस आयन को ऐड किए, थोड़ा सोचो, क्या उस OH माइनस आयन को, मतलब हमने एक बार टेस्ट करा H प्लस आयन को ऐड करके, अब फिर से हम दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, OH माइनस आयन को बफर में ऐड करके। तो देखो OH माइनस आयन क्या एसिटेट के साथ कंबाइन करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि एसिटेट जो है वो तो खुद भी नेगेटिव है और आपका OH माइनस आयन भी नेगेटिव है, तो कॉम्बिनेशन नहीं होगी। ओके फाइन। फिर कौन आता है, Na प्लस आता है। बताइए क्या Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा इन वाटर, क्या Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा इन वाटर। जब मैं इसको क्लास में पूछती हूँ ना तो बच्चा लोग हाँ बोल देता है, ये नहीं हो सकता है ना। वाटर में मैंने आपको बताया, वाटर में NaOH अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NaOH पानी में जाते ही पूरा पूरा टूट जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा वाटर के अंदर कि Na प्लस और OH माइनस मिलकर NaOH बनाए, नो। यही है दैट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो पानी में जाते ही कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो पानी में NaOH की स्टेबिलिटी निल है, जीरो है, इसलिए ये वाली रिएक्शन तो होगी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा फिर आगे देखते हैं। और कौन बचा, हाँ और एक ऊपर में एसिड बचा है CH3COH, वो भी तो है कंटेनर में। तो CH3COH जो है, क्या वो इनकमिंग OH माइनस के साथ कंबाइन कर सकता है, यस, क्योंकि ये एक एसिड है, ये एक बेस है, कॉम्बिनेशन हो सकती है। रिएक्शन होगी, क्या होगा, CH3CO माइनस बनेगा प्लस H2O। ओके, CH3CO माइनस एंड H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो फिर से जो OH माइनस आपने ऐड किया था, उस OH माइनस आयन को क्या करना चाहिए था, अंदर जाकर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना चाहिए था। OH माइनस बदलता तो H प्लस भी बदलता ऑटोमेटिकली, KW को कांस्टेंट रखने के लिए, और H प्लस बदलता तो pH बदल जाती। लेकिन अभी क्या हुआ, जिस OH माइनस को आपने डाला, वो OH माइनस को अंदर कोई प्रेजेंट है जो गायब कर सकता है, CH3COH, और CH3COH OH माइनस को अब्सॉर्ब करता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, CH3CO माइनस में और H2O में। ओके, इसका मतलब है कि इस बार फिर से pH चेंज नहीं होगा जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया है। इट मींस ये जो सोल्यूशन आपकी थी, ये वाकई में एक बफर सोल्यूशन है, ये अपोज करती है चेंज इन pH को, रेजिस्ट करती है चेंज इन pH को। फाइन, चलो अब हम देख लिए हमारे यहाँ पर रिएक्शन कौन सा चल रहा है। रिएक्शन तो भाई एक ही चल रहा है, आप समझ गए हो ना बात को। बफर तो आपका ये वाला ही है, ये यहां से यहां तक यही है बफर, ये है बफर। यहां पर तो मैंने H प्लस और OH माइनस आयन को ऐड करके तो मैंने प्रूव किया है कि ये बफर है, ठीक है। H प्लस और OH माइनस आयन को ऐड करके बस मैंने प्रूव किया कि ये सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन इज बफर। वैसे बफर कौन सा है, जो ऊपर में दो लाइन लिखा हुआ है, वो दोनों का मिक्सचर ही बफर है, एक एसिटिक एसिड और एक एसिटिक सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो अब हम बफर को देखेंगे, CH3COH, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये वाली एक रिएक्शन थी हमारे कंटेनर में, और दूसरी रिएक्शन जो थी वो रिएक्शन तो इरिवर्सिबल थी। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से डिफाइन करेंगे, यहीं से डिफाइन करेंगे। क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, Ka बोलोगे, CH3CO माइनस इनटू H प्लस
अपॉन CH3COH। ओके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Ka इंटू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। क्लियर? अब मैं चाहती हूं कि आप दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लो, इधर भी नेगेटिव लॉग लोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इधर भी नेगेटिव लॉग लेंगे हम, नेगेटिव लॉग Ka इंटू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। फाइन, इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसे हम P बोलेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज PH। इधर नेगेटिव लॉग ऑफ K, आपको नेगेटिव पता है ना, नेगेटिव हम बाहर निकाल देते हैं, और लॉग A इंटू B का फॉर्म है, तो उसको आप क्या लिखते हो, लॉग A प्लस लॉग B। फाइन, ये भी लिख लिया। अब इसे मैं माइनस लॉग K और इसको माइनस लॉग CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। ठीक है, माइनस लॉग K को आप क्या बोलोगे, PK, इसको हम बोलते हैं PK। ये जो यहां माइनस लिखा हुआ है इधर वाला, ये वाला माइनस जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम प्लस करना चाहें तो क्या करना होगा, ये लिखें या फिर एक और चीज लिखें। इसको आप चाहते हो प्लस करना, तो उसके लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, है ना। मैं इसको लिख कर बता देती हूं आपको, क्या ये लिखना सही है, देखो क्या ये इक्वल है, यहां पे प्लस लिख दिया है, लॉग CH3CO माइनस इधर मैंने टू दी पावर -1 लिख दिया है। ठीक है, इधर आप टू दी पावर, इधर अगर आप टू दी पावर -1 लिख देते हो तो थोड़ा ध्यान से देखना, यही बन जाएगा ना, आप टू दी पावर -1 यहां लिख दिए हो तो ये -1 सामने जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सेम, ये वाला और ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा, यहाँ पे जो आपने माइनस लिखा है उस -1 की जगह पर क्या मैं इसका रेसिप्रोकल लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना, CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, सिंपल बात है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, PK प्लस, अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, यहाँ पर CH3COH अपॉन CH3CO माइनस टू दी पावर -1, तो उसको हम लिख सकते हैं ना, CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, ओके, इज इक्वल टू PH। फाइन, अब ये जो CH3CO माइनस है, ये हमने बात शुरू करी थी, कहानी कुछ यहां से, Ka डिफाइन करने गए थे। K कब डिफाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम पे, है ना, KW हो या Ka हो या फिर KB हो, अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन करते हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन है। तो थोड़ा ये समझना कि ये जो इक्विलिब्रियम मतलब एकदम अनएंडिंग टाइम तक जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होगी, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस जो आपका है वो मेनली कहां से मिलेगा आपको, ये रिएक्शन, दो रिएक्शन देख रहे हो ना, इन दोनों रिएक्शन में CH3CO माइनस आपको मेनली कहां से मिलता है, सेकेंड वाली रिएक्शन से, क्योंकि फर्स्ट वाली रिएक्शन तो बैकवर्ड शिफ्ट हो चुकी है, तो सेकेंड रिएक्शन से हमें मिलता है CH3CO माइनस। CH3CO माइनस मतलब ये आया कहां से, सॉल्ट से आया, और ये जो सॉल्ट से आ रहा है, अगर आप 10 मोल ऑफ सॉल्ट लोगे तो एसिटेट भी 10 बनेगा और Na+ भी 10 बनेगा। इसका मतलब है कि आपको मेनली CH3CO माइनस सेकेंड रिएक्शन से मिला है और उतना ही मिला है जितना सॉल्ट लिया गया है। फर्स्ट रिएक्शन से तो CH3CO माइनस बहुत कम मिला। ठीक है, तो अगर मान लो सेकेंड रिएक्शन में सॉल्ट हमने 10 लिया तो वो 10 एसिटेट फॉर्म कर देगा, और ऊपर वाले रिएक्शन से मान लेते हैं एसिटेट हमें मिल रहा है 10 टू द पावर -7,
तो अब बताओ 10 प्लस 10 टू द पावर -7 मतलब 10 प्लस 0.00000001 है ना। अब 10 प्लस इतना सारा 0.0001 करोगे तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर आएगा, 10 के ही बराबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो एसीटेट मिल रहा है वो मेनली कौन सी रिएक्शन से मिल रहा है, सेकेंड रिएक्शन से मिल रहा है। कितना मिल रहा है, जितना सॉल्ट लिया गया है, ये वाला सॉल्ट, ठीक है। ओके, तो हमने इनिशियली जितना सॉल्ट लिया था उतना ही हमें एसीटेट मिल रहा है, इसलिए इस एसीटेट की जगह पे हम ऐसा सॉल्ट लिख देंगे। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, बफर बनाते वक्त आपने सॉल्ट और एसिड मिक्स किया था, उस सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी कॉन्सेंट्रेशन को आप पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिटिक एसिड पे। एसिटिक एसिड थोड़ा देखो, एसिटिक एसिड कहीं तो है नहीं, सिर्फ पहले वाली रिएक्शन में, सेकेंड वाली रिएक्शन में तो है ही नहीं एसिटिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन में एसिटिक एसिड है, और आपको पता है एसिटिक एसिड बहुत कम टूट रहा है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट। ये इतना कम टूट रहा है, एसिटिक एसिड इतना कम टूट रहा है कि हम कह सकते हैं कि जितना एसिटिक एसिड मैंने बफर को बनाते वक्त मिक्स किया था, ठीक है, बफर को बनाते वक्त लगभग उतना ही एसिटिक एसिड हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन बहुत कम चल रही है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन है ये उतनी ही है जितना एसिड इनिशियली मिक्स किया गया था। दैट्स व्हाई pH is equal to pK plus log salt upon acid. pH of a buffer solution is equal to pK. K क्या है, उस बफर सोल्यूशन में जो वीक एसिड है उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, उस बफर को बनाने के लिए जो सॉल्ट और एसिड मिक्स किया गया था उनकी कॉन्सेंट्रेशन। ओके फाइन, ये pH ऑफ बफर है, ऑफ बफर। आई होप यू आर गेटिंग मी। सेकेंड है बेसिक बफर। बेसिक बफर, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक बफर में कितनी होगी, एसिडिक बफर में Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। आप याद रख सको तो वो फॉर्मूला याद रखना, अदरवाइज pH का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। pH ऑफ बफर इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, अब आ जाते हैं बेसिक बफर में, ठीक है। तो बेसिक बफर क्या है, बेसिक बफर, बेसिक बफर बच्चों इसमें एक वीक बेस और उसी वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ एक सॉल्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं, एक वीक बेस और सेम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। आपको पता है ना सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से। तो ये वाला जो सॉल्ट है ये बना होगा सेम वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से, ठीक है। तो मैं पहले एग्जांपल लिख देती हूं। वीक बेस लिया है सपोज NH4OH, ओके, एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जो सॉल्ट है वो है NH4Cl, NH4OH और HCl के न्यूट्रलाइजेशन से ये सॉल्ट बना है NH4Cl। फाइन, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और मैं ये क्लेम कर रही हूं कि ये हमारा बेसिक बफर है, लेकिन अब मुझे ये प्रूव भी करना होगा। एक वीक बेस एंड सेम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, इसका जो मिक्सचर होता है वो एक बफर होता है, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब मैं इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले तो NH4OH की कौन सी रिएक्शन होगी आपके कंटेनर में, NH4OH बहुत थोड़ा बहुत टूटकर NH4+ और OH- आयन बनाएगा, और NH4Cl ये जो है NH4Cl की सॉलिबिलिटी बिल्कुल ही पोटेशियम के सॉल्ट की सॉलिबिलिटी की जैसी होती है, ठीक है। तो ये पूरा ही टूट जाएगा इनटू NH4+ एंड Cl-। सॉलिबिलिटी आप पढ़ेंगे, आप सॉलिबिलिटी सीखोगे इनऑर्गेनिक में।
ये पूरा खत्म हो गया, NH4 प्लस बना और Cl माइनस बना, तो कंटेनर में कौन आ गया, NH4 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन से कौन है, NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH। अब थोड़ा समझो, ये जो NH4 प्लस आया है, ये NH4 प्लस यहां पर पहुंचेगा, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। प्रोडक्ट अगर बढ़ जाती है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, बैकवर्ड, सो दैट वो प्रोडक्ट घटे, है ना। रिएक्शन शिफ्ट हो गई है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब फॉरवर्ड में कम चल रही है। फॉरवर्ड में कम होने का मतलब है, आपको पता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, आयोनाइजेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आयंस बन रहे हैं, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन अब डिक्रीज हो गया है, घट गया है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपके कंटेनर में क्या मिलेगा, NH4OH, बहुत सारा, क्योंकि ये फॉरवर्ड में बहुत 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 ही स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम रहेगा, ये बहुत कम रहेगा बिकॉज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट। मेनली क्या है आपके कंटेनर में, NH4OH है, NH4 प्लस है और Cl माइनस है, ये 3 लोग हैं। अब ये तो हमारी बात है बफर का जो सोल्यूशन है। अब प्रूव करने की बारी, तो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले ऐड करूंगी H प्लस, इस सोल्यूशन में मैं H प्लस ऐड कर दूंगी। अब देखते हैं, आपको पता है ना, H प्लस अगर किसी पानी में ऐड करते हो तो क्या होता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और pH की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है ना। अभी मैंने क्या किया, मैंने H प्लस इस सोल्यूशन में ऐड कर दिया, ये वाली सोल्यूशन में H प्लस आयन ऐड कर दिया। अब देखो H प्लस, क्या जो आप ऐड किए हो H प्लस, क्या NH4 प्लस उस H प्लस आयन को गेन करेगा, नो, दोनों ही पॉजिटिव है, नहीं करेगा। आगे बताइए, क्या ये जो एडेड H प्लस आयन है, क्या वो Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा, पॉसिबल है क्या, मैंने आपको बताया है, भूलना नहीं प्लीज, ये आप बार बार, मैंने आपको बताया है H प्लस और Cl माइनस ये पानी में कंबाइन नहीं करते, पानी में HCl हमेशा टूटे हुए फॉर्म में रहता है, वाटर में HCl की एग्जिस्टेंस 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके कंटेनर में H प्लस और Cl माइनस एग्जिस्ट करेगा, HCl एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये भी हो गया कि ये भी नहीं बनने वाला है। नाउ अब बताओ, एक और बचा हुआ है ना NH4OH, उसके बारे में सोचो, उसका क्या होगा। NH4OH जो है वो इनकमिंग H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है, और जो H प्लस आप बाहर से डाल रहे हो वो अल्टीमेटली एसिड है, और एक एसिड और बेस की रिएक्शन तो हमेशा हो ही सकती है। OH माइनस यहां से H प्लस इसके साथ कंबाइन किया और क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन से बन गया है H2O और NH4 प्लस। क्लियर, ठीक है। अब NH4 प्लस और पानी बन गया, इसका मतलब है कि आपने जो H प्लस आयन ऐड किया था वो H प्लस आयन तो गायब हो गया ना, वो H प्लस आयन उससे तो NH4OH ने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाकर बढ़ी नहीं या घटी नहीं, तो इसका मतलब है pH भी चेंज नहीं होगा। फाइन, तो हम H प्लस को अगर ऐड कर रहे हैं इस सोल्यूशन में, तो अल्टीमेटली उसको कोई गायब करने वाला प्रेजेंट है, वो कौन है, NH4OH। एज अ रिजल्ट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सोल्यूशन चेंज नहीं होती है और pH भी चेंज नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, क्या करेंगे, एक और बात प्रूव कर लेते हैं, किसको ऐड करके, OH माइनस आयन को ऐड करके। तो देखो कंटेनर में क्या क्या था, आपको पता है कंटेनर में NH4 प्लस था, Cl माइनस था। वो जो OH माइनस है, क्या वो Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा, नहीं, दोनों नेगेटिव है, नहीं होगा। क्या जो OH माइनस आप ऐड किए हो, क्या वो NH4OH के साथ कंबाइन करेगा, नो, नहीं, NH4OH एक बेस OH माइनस आयन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो अब बचा ये NH4 प्लस, क्या ऐसा होगा, NH4 प्लस जो सोल्यूशन में है, क्या वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके क्या NH4OH आयन फॉर्म करेगा, यस, NH4OH मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, यस। क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि आपको पता है पानी में NH4OH की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, NH4OH इसी फॉर्म में पानी में रहना चाहता है, बहुत कम टूटता है इन वाटर, है ना। NH4OH इज मोर स्टेबल इन वाटर, उसके आयंस की जो स्टेबिलिटी है पानी के अंदर वो कम है NH4OH से।
तो इसका मतलब है NH4OH बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इनकमिंग OH माइनस आयन को अब्सॉर्ब कर लिया कौन, NH4 प्लस अब्सॉर्ब कर लिया और NH4OH बन गया। ओके, ठीक है। अब जब NH4OH बन गया है, इसका मतलब है कि आपने जो OH माइनस आयन बाहर से डाला था वो गायब हो गया है, वो सोल्यूशन में जाकर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बदल ही नहीं रहा। अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो फिर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो pH चेंज नहीं होगा, राइट। इसका मतलब है कि मैंने प्रूव कर दिया है कि जो आपका गिवन सोल्यूशन था वो सोल्यूशन बफर है। फाइन, चलो अब हम अगेन कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको पता है ना इस कंटेनर में जो बफर है आपका, बफर, वो बफर तो ये वाला है, ये वाला सोल्यूशन आपका बफर है, आपको पता है। तो इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन हो रही है, नीचे वाली रिएक्शन तो इरिवर्सिबल है, वो तो खत्म हो गई। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, ऊपर वाला जो रिएक्शन है NH4OH, NH4OH टूट करके क्या बना रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस आयन बना रहा है। क्लियर, ओके। तो ये रिएक्शन तो हो रही है अंदर। अब आपको पता है ना ये अपना इक्विलिब्रियम भी सेट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Kb एक वीक बेस है इसलिए आप Kb डिफाइन कर रहे हो। Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस इनटू OH माइनस अपॉन NH4OH। ओके, अब देखो OH माइनस आयन कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस, ये OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, फाइन। अब ये देखो यहां जो मैंने NH4OH लिखा है वो इस सोल्यूशन में कहां से आया होगा, NH4OH शुरू में जब हम ये सोल्यूशन बना रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने एक वीक बेस को एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट के साथ मिक्स किया था, हमने इन दोनों को मिक्स किया था। उसके बाद नीचे वाली रिएक्शन में तो NH4OH है ही नहीं, ऊपर वाली रिएक्शन में जो NH4OH है जिससे हमने स्टार्ट किया था अपने मिक्सचर को, वो NH4OH बहुत ही कम टूट रहा है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट। तो NH4OH जितना आप शुरू में लिए हो लगभग उतना ही NH4OH आपको किसी भी टाइम पे मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन, ये बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मेनली ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करके है। इसका मतलब है NH4OH बहुत कम टूट रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है मेंटेन्ड जितनी इनिशियल में हमने इसको रखा था। ठीक है, तो NH4OH उतना ही रहेगा जितना से आप शुरू किए हो, बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब आ जाते हैं NH4 प्लस पे। तो देखो ऊपर वाले रिएक्शन से NH4 प्लस तो बहुत ही कम आ रहा है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट। तो मेनली आपको NH4 प्लस कहां से मिल रहा है, नीचे वाले रिएक्शन से मिल रहा है, सेकेंड रिएक्शन से मिल रहा है। ठीक है, आई होप आप सेकेंड रिएक्शन को पहचान रहे हो, ये वाली रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन से NH4 प्लस आपको मिल रहा है। फाइन, अब ये जो NH4 प्लस है ये आपको उतना ही मिलेगा जितना NH4Cl आपने लिया है, क्योंकि अगर आप 5 NH4Cl लोगे तो 5 NH4 प्लस बनेगा और 5 Cl माइनस बनेगा, है ना। तो NH4Cl जो है, NH4Cl वो सॉल्ट डिटरमिन करेगा NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन से तो NH4 प्लस बहुत ही कम मिला, नीचे वाली रिएक्शन से मिला है और उतना ही मिला है जितना सॉल्ट हमने लिया था, जितना NH4 प्लस हमने लिया था, NH4Cl हमने लिया था। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे आप लिख सकते हो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही होगी जितना इनिशियल सॉल्ट वॉज टेकन। अब नेगेटिव लॉग आप ले लेना, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। फाइन, Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। अब ये जो नेगेटिव लॉग आपने लिया है इसको क्या बोलोगे, POH बोलोगे। ठीक है, नेगेटिव साइन तो आपका बाहर निकल गया और क्या बनेगा, ये log A इंटू बी का फॉर्म है, तो log Kb प्लस log NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक बात है, क्लियर, ओके।
अब नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव लॉग के बी को आप क्या बोल सकते हो, पी के बी बोल सकते हो। फिर ये नेगेटिव इधर भी जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई हुआ, तो वो नेगेटिव अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करोगे, आप NH4OH अपॉन NH4 प्लस जो है उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, है ना। तो हम लिख लेते हैं, फिर ये क्या बन गया अपना, POH इज इक्वल टू, मैं पूरा ही लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के बी माइनस लॉग, देख लेना इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है NH4OH अपॉन NH4 प्लस, ओके। तो NH4OH अपॉन NH4 प्लस, ठीक है, ओके। अब ये तो हमने P लिख दिया, P के B, फाइन। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसको अगर मैं प्लस कर दूं ना, इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो फिर मुझे यहां पर टू दी पावर -1 कर देना चाहिए, एक ही बात हो जाएगी, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम हो जाएगी, है ना। बस अब यहाँ पर P के B और ये जो आप लिखे हो NH4OH अपॉन NH4 प्लस टू दी पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NH4 प्लस अपॉन NH4OH, क्लियर, इज इक्वल टू POH। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वीक एसिड और उससे बना हुआ एक सॉल्ट जब हमने मिक्स किया था तो एसिडिक बफर बना था, उसका फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इस बार जो फॉर्मूला बना है वो क्या है, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग, अब ये तो आपको पता ही है NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, उतनी ही होती है जितना हम सॉल्ट लिए रहते हैं स्टार्ट में, और NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, उतनी ही जितना हम बेस लिए रहते हैं स्टार्ट में। तो इस फॉर्मूला को आप चाहो तो ज्यादा अच्छा ये भी लिख सकते हो, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ओके, क्लियर है। अब क्या हुआ है कि हमने बफर के पीएच और पीओएच को तो डिफाइन कर दिया है, एसिडिक बफर में पीएच डिफाइन किया और बेसिक बफर में पीओएच डिफाइन किया, लेकिन बफर का पीएच डिफाइन किया ठीक बात है, लेकिन उस बफर में जब हम कभी भी H+ आयन या फिर OH- आयन को मिक्स कर देते हैं तब जाकर पीएच क्या हो जाता है वो भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पीएच ऑफ बफर when H+ or OH- ion is added to it, तो H+ और OH- आयन जब ऐड कर देते हैं तो फिर pH ऑफ बफर सोल्यूशन क्या हो जाता है ये हमें देखना है। बच्चा लोग कहता है मैम हेडिंग लिखने की क्या जरूरत है, आप अगर H+ या OH- आयन ऐड करोगे तो आपने ही तो बताया pH ऑफ बफर सोल्यूशन चेंज ही नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करते हो तो पीएच ऑफ बफर ऑलमोस्ट सेम रहती है ना, जो बफर है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। फिर आप समझिए कि वो कैसे रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, राइट। अब आप ये देखो, मैंने आपको ये प्रूव करके बताया, जैसे कि मैंने आपको इस केस में यहां पर प्रूव करके बताया था एडिशन ऑफ H+ आयन में क्या होता है और एडिशन ऑफ OH- आयन में क्या होता है। तो हो यही रहा था कि जो हमने H+ आयन को ऐड किया था ना वो गायब हो जा रहा था, ठीक है, और क्योंकि वो H+ आयन को हमने बाहर से ऐड किया वो अंदर जाके गायब हो गया, दैट्स वाई पीएच बदली ही नहीं, क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई। लेकिन बच्चा थोड़ा ध्यान देना, ये जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये जो गायब होने का प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी चलेगी। मतलब अगर आप 100 आयन H+ का डाल देते हो तो ठीक है 90 तो अब्सॉर्ब हो गया,
लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन होकर थोड़ा बहुत H+ आयन बनेगा भी। तो जिस H+ को आप डाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो पूरा पूरा अब्सॉर्ब हो गया है, वो पूरा पूरा अब्सॉर्ब 100% अब्सॉर्ब तो तब होता जब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती, लेकिन ये जो अब्सॉर्प्शन वाली रिएक्शन है ये खुद ही रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका मतलब H+ आयन जो आप डाले हो उसमें से मैक्सिमम H+ आयन चला जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत रह भी जाएगा। रिवर्सिबल का यही मतलब होता है, हमेशा ही रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होते हैं कंटेनर में, राइट? ठीक है, तो ये जो H+ है ना, थोड़ा बहुत जो फ्री फॉर्म में बचा हुआ रह गया है, वो H+ थोड़ा बहुत pH को डिस्टर्ब करेगा, बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत थोड़ा बहुत कितना है वो भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है? ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ OH- आयन, आपने OH- आयन को ऐड किया, हाँ वो OH- आयन अंदर जाकर NH4+ अब्सॉर्ब कर रहा था, करेक्ट बात है, लेकिन ये अब्सॉर्प्शन अगेन रिवर्सिबल अब्सॉर्प्शन है, मतलब मैक्सिमम तो यही हो रहा है, 100 आयन OH- आयन को ऐड करोगे ना तो अमोनिया 99 अमोनिया 99 OH- के साथ कंबाइन करके NH4OH बना लेगा, लेकिन एक NH4OH बेचारा थोड़ा सा टूटेगा भी और टूटकर वापस से OH- आयन बनाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब pH चेंज क्या होता है वो हमें देखना है। अभी अभी हम बेसिक बफर पढ़े हैं तो पहले मैं बेसिक बफर ही लिख देती हूँ, फिर एसिडिक बफर लिख दूंगी। बेसिक बफर के केस में पता है ना, बेसिक बफर के केस में क्या आया था, पीओएच कितना आया था, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक बात है? ओके, अब ये जो केबी आया था, केबी, उस केबी का समझो, ये केबी किसके लिए था, ये केबी वीक बेस का था, वो वीक बेस पीएच ऑफ बेसिक बफर, वो जो वीक बेस का केबी था, आप थोड़ा ये बताना उस बफर सोल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, अभी H+ ऐड करोगे या OH- आयन ऐड करोगे? ठीक है, देखते हैं, ऑन एडिशन ऑफ H+, आप इस सोल्यूशन में H+ आयन ऐड कर दियो, बस H+ आयन को ऐड करने पे क्या KB ऑफ वीक बेस बदलेगा, यस और नो? केबी बच्चों एक पर्टिकुलर एसिड का, बेस का, के आई मीन केबी के कोई सा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी किसी को ऐड करने से नहीं बदलता है, उसे बदलने का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो तरीका होता है टेम्परेचर को बदलो, अदरवाइज कभी भी आप केबी को या फिर के को नहीं चेंज कर सकते हो। ओके, तो जब हम H+ को ऐड करेंगे ना, तो H+ के एडिशन से ये जो पीकेबी है ये तो नहीं बदलेगा, ये तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, जितना बफर सोल्यूशन का था, ठीक है? तो चेंज किस में आएगा, चेंज इस पार्ट में आता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें चेंज आता है। क्या चेंज आता है देखते हैं, हमने किया क्या है, हमने H+ आयन को ऐड कर दिया है इन बफर सोल्यूशन, और अब हम देखेंगे कि नया POH क्या है, ठीक है? चलिए, आपको पता है NH4 आपने ऐड क्या करा है, H+ आयन ऐड करा है, और H+ आयन को ऐड करने के बाद रिएक्शन क्या होती थी, याद है ना, NH4OH जो था कंटेनर में वो कंबाइन कर लेता था H+ के साथ और क्या बनाता था, NH4+ और H2O, ठीक है? मान लेते हैं, लेट सपोज, लेट concentration of H+ added is equal to M, ठीक है? ओके, NH4OH शुरू में इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को हम बेस लिखते हैं ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम बेस लिखते हैं। H+ आयन स्टार्ट में आप डाले हो, शुरू शुरू में तो H+ आयन आपने डाला, वो कितना डाला, M डाला, ठीक है? ये दोनों शुरू में थे ही नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये तो स्टार्ट में नहीं रहते हैं ना, बाद में आगे बनते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ी क्योंकि आपने H+ आयन को डाल दिया था, उस H+ आयन को अब्सॉर्ब करने वाला NH4OH आया और H+ आयन के साथ रिएक्शन करी।
बच्चों मैंने आपसे कहा था कि कभी भी बफर को चेक करना हो ना तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन ऐड करो, ऐसा नहीं कि पूरा बकेट एक बकेट H प्लस आयन डाल दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया है, H प्लस आयन को ऐड किया है। अब H प्लस आयन को ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा गायब। M जो था वो M के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना। H प्लस आयन अगर आप कम ऐड किए हो तो वही लिमिटिंग रिएजेंट है। H प्लस आयन M NH4OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो रिएक्शन हो गई। बचा कितना NH4OH, रिमेनिंग NH4OH है जितना भी था शुरू में बेस माइनस M, ठीक है। ओके, NH4 प्लस कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रही है जितना NH4OH और H प्लस रिएक्ट करता है उतना ही NH4 प्लस बनता है। तो ये M बनेगा, फाइन, और ये भी कितना बनेगा, M बनेगा। ये दोनों तो कंज्यूम हो चुके हैं, NH4 प्लस और H2O ये बन गए। अच्छा एक और बात, इस रिएक्शन से तो हमारा जो NH4 प्लस है वो कितना आया है, 0 आया है ना। लेकिन आपको पता है ना NH4 प्लस की पहले से भी कुछ अमाउंट होती है सोल्यूशन में, और वो अमाउंट कितनी होती है NH4 प्लस की पहले से सोल्यूशन में, उतनी ही जितना सॉल्ट लिया गया रहता है, ठीक है। तो NH4OH आप चाहो तो यहां पर भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेटली लिखो या फिर यहां पर लिखो, एक ही बात है। NH4 प्लस पहले से सोल्यूशन में कितना होता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के जितना। अब M अभी बना, पहले से सॉल्ट था, फाइनल कितना हो जाएगा, सॉल्ट प्लस M, गॉट इट, ठीक है। तो अब हमारा कंडीशन कुछ ऐसा हो गया है, हमारे पास जो NH4OH था वो हो गया है बेस माइनस M, और जो NH4 प्लस है वो हो गया है सॉल्ट प्लस M। ऐसा कब हुआ, ऑन एडिशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, आपको पता है ना इस फॉर्मूला में pKb तो नहीं बदलेगा, क्योंकि Kb NH4OH का बदल ही नहीं सकता है, Kb तो नहीं बदलेगा। क्या बदल गया, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन। जब आपने एसिड को ऐड कर दिया, जब आपने H प्लस आयन को ऐड कर दिया तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन घट गई, और वो जो इनकमिंग H प्लस था वो बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाया, इसलिए सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं न्यू POH न्यू, कब, ऑन एडिशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग, जब H प्लस आयन ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट ज्यादा बन रहा है, प्लस M अपॉन बेस माइनस M, ठीक है। ओके, ये जो मैंने M हर जगह लिखा है ना, इसको आप X भी लिख सकते हो, तो वो कोई बात नहीं है, बहुत सारे जगह पे ये X वाला फॉर्मूला दिया रहता है। मैं एक और फॉर्मूला X से ड्रॉ कर दूंगी, M बोलो या X बोलो एक ही बात है, आप किसको अज्यूम कर रहे हो वही है सर, ठीक है। तो चलो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया, फाइन। ओके, अब मैं क्या करूंगी सेकेंड केस में, सेकेंड पार्ट जो हमारा है ये था ऑन एडिशन ऑफ H प्लस आयन। अब मैं बेसिक बफर में ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस आयन करके देखती हूँ। तो अब मैं ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस आयन चेक कर रही हूँ। पता है OH माइनस आयन को ऐड करने पे कौन सा रिएक्शन हुआ था, NH4 प्लस OH माइनस आयन को गेन किया था, और क्या बनाया था, NH4OH बना लिया था, राइट, ठीक है। NH4 प्लस का थोड़ा बताना, ये शुरू में कितना होता है, जितना सॉल्ट होता है। OH माइनस, लेट सपोज आपने जो ऐड किया है, मैं X से लिख देती हूँ फॉर्मूला, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एडेड इज इक्वल टू X मोलर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये X है, ये शुरू में तो NH4OH स्टार्ट में कितना रहेगा आपको पता है, जितनी बेस की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही, जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेस की ली गई थी उतनी ही, ये हम सीख चुके हैं। फिर क्या हुआ, ये जो आपने X डाला है ना OH माइनस, ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसके साथ, NH4 प्लस के साथ, खुद तो पूरा खत्म हो जाएगा, X NH4 प्लस को कंज्यूम करेगा,
NH4 प्लस अब कितना बचा हुआ रह जाएगा, सॉल्ट माइनस एक्स, ठीक है। NH4OH कितना बनेगा, XNH4 प्लस XOH माइनस के साथ कंबाइन किया और बना रहा है NH4OH, कितना, X। इसका मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, बेस प्लस एक्स। तो जब आपने बेस को ऐड किया है एक बेसिक बफर में, तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। उल्टा हुआ था जब आपने एसिड ऐड किया था, सॉल्ट बढ़ गया था, बेस घट गया था, ठीक है। ओके, अब लिख लेते हैं नया POH न्यू ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू PKB, तो अभी भी वही रहेगा ना, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस था हमारा फॉर्मूला। हम किसको ऐड कर रहे हैं, OH माइनस को ऐड कर रहे हैं, तो बेस बढ़ जाएगा, सॉल्ट घट जाएगा। बेस ऐड किया तो बेस बढ़ा, एसिड ऐड किए होते तो बेस घट जाता, सॉल्ट बढ़ता, ठीक है। चलो ओके, सिमिलरली हम देख लेते हैं एसिडिक बफर में, बफर on addition of H plus and OH minus ion। तो new pH of acidic buffer on addition of H plus। पहले हम H plus को ऐड करके देख लेते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनाए थे, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिक्स करके, ठीक है। हमने क्या करा है, H प्लस आयन को ऐड किया है। आपको याद होगा H प्लस आयन को अब्सॉर्ब करने वाला कौन था, CH3CO माइनस था, वो H प्लस आयन को अब्सॉर्ब कर रहा था और क्या बना रहा था, CH3COH बना रहा था। ओके, लेट्स सपोज हमने जो H प्लस आयन को ऐड किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है X मोलर। CH3CO माइनस शुरू से कितना रहेगा, जितनी किसी भी टाइम पे ये आपको उतना ही मिलेगा जितना से आप शुरू किए थे सॉल्ट को, जितनी सॉल्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उतनी। ये है एसिड, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन एसिड की मेंटेन रह जाती है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, ये H प्लस तो पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा खत्म हो गया, है ना, X पूरा खत्म। कितने एसिटेट के साथ ये रिएक्ट करेगा, X एसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा, बचा हुआ कितना रह जाएगा एसिटेट, सॉल्ट माइनस X, ठीक है। H प्लस तो खत्म हो गया पूरा, एसिटिक एसिड कितना बनेगा, X बनेगा। इसका मतलब है एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, एसिड प्लस X। क्लियर, ठीक है। अब एसिड प्लस X है और सॉल्ट माइनस X है। देखो हम pH डिफाइन करने जा रहे हैं। pH का फॉर्मूला याद है ना आपको, pH क्या लिखा था एसिडिक बफर के केस में, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। लेकिन इस बार सॉल्ट माइनस X हो गया और एसिड प्लस X हो गया। क्लियर, क्यों हुआ है ऐसा, हमने बाहर से H प्लस आयन ऐड किया है। तो एसिडिक बफर में अगर आप H प्लस आयन ऐड करते हो तो एसिड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, pH ऑफ एसिडिक बफर ऑन एडिशन ऑफ H प्लस, इसको मार्क कर लो, फाइन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आएगा वो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फिर भी मैं डिराइव करके एक बार आपको बता देती हूं। ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस आयन, आपको याद है OH माइनस आयन को कौन अब्सॉर्ब किया था, CH3CO माइनस तो नहीं किया था, H प्लस भी नहीं किया था, कौन किया था, Na प्लस भी नहीं किया था, CH3COH OH माइनस के साथ मिलकर बना रहा है CH3CO माइनस प्लस H2O। इसका जो H प्लस है वो OH माइनस के साथ मिलकर H2O बना दिया, ठीक है। लेट्स सपोज हमने X मोलर डाला है OH माइनस का, ठीक है। ये शुरू में CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, स्टार्ट में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जितना हम लिए थे शुरू से उतना ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है।
CH3CO माइनस कितना रहता है, जितना सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ली गई होती है उतनी। अब आपको पता है ये X तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, X के साथ कंबाइन करेगा और ये X बनाएगा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, एसिड माइनस X, ये तो पूरा खत्म हो चुका है ओवर, और ये कितना, सॉल्ट प्लस X। तो इस बार क्या हुआ, हम OH माइनस आयन ऐड किए इन एसिडिक बफर, इसलिए एसिड कम हो गया, ठीक है। pH न्यू ऑफ acidic buffer on addition of base is equal to pKa plus log salt plus X upon acid minus X। आप ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है ये नया फॉर्मूला है ना। जब हम बफर में ऐड करते हैं H प्लस या OH माइनस तो नया pH क्या आता है उसका ये फॉर्मूला है। न्यू pH ये है, पुराना pH तो क्या होता है, pH एक बफर सोल्यूशन की क्या होती है, एसिडिक बफर की बात करें तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो न्यू pH पुराना pH, अगर आपसे बोले चेंज इन pH कितना आएगा ऑन एडिशन ऑफ एसिड या ऑन एडिशन ऑफ बेस, तो नो डाउट वो बहुत ही कम चेंज होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे, न्यू pH माइनस pH, ठीक है। pH कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी बताया, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये न्यू pH है जब आप ऐड कर दिए हो तब। अच्छा, जो चेंज है ना वो चेंज बहुत कम है, क्योंकि देखो जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ लॉग वैल्यू में आ रहा है, और लॉग की जो वैल्यूज होती हैं आपको पता है, आपने लॉग वाला लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, लॉग की वैल्यू बहुत कम से वैरी करती है, log 2 और log 3 के बीच में बहुत कम का गैप है, 2 और 3 के बीच में जितना गैप होता है उतना गैप log 2 और log 3 के बीच में नहीं होता है। तो कभी अगर सिर्फ डिफरेंस इस टर्म के कारण आ रहा हो तो इसका मतलब है कि डिफरेंस बहुत छोटा है, ठीक है। तो चेंज इन pH कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे चेंज इन pH बोलेगा, चेंज इन pH ऑफ बफर, तो क्या करोगे, pH ऑफ बफर मतलब बिना X वाला फॉर्मूला माइनस न्यू pH मतलब X वाला फॉर्मूला करना है, ठीक है। ओके, न्यू pH, ठीक। अब pH, एक एसिडिक बफर का अगर हम pH लिखें तो क्या है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, बेसिक बफर का लिखोगे तो अपॉन बेस कर दोगे। तो ये जो हम pH लिख रहे हैं ना, ये आपको पता है ये बदल क्यों रहा है, pH क्यों चेंज हो रहा है, pH को चेंज होने का रीजन क्या है, pH का चेंज होने का सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म रीजन है, pH इसके कारण नहीं बदल रहा, pH बदलने का रीजन सॉल्ट अपॉन एसिड वाला टर्म है। तो जो एरर आ रही है ना, जो आपका बफर था उस बफर का तो pH बदलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत बदल रहा है pH, और वो pH बदलने का रीजन लॉग वाला टर्म है। तो अगर हम इस टर्म को ही हटा दें, किसी एक कंडीशन में अगर हम इस टर्म को ही हटा दें, तो जो pH में एरर आ रहा है, जो बफर में एरर आ रहा है, वो एरर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक आइडियल बफर बनाना चाहते हैं, आइडियल बफर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बफर जिसकी pH बिल्कुल ही ना बदले, ठीक है, थोड़ी बहुत बदलना वाली बात नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बदले pH, उसे हम आइडियल बफर कहेंगे। और आइडियल बफर बनने के लिए इस टर्म को हटा देना होगा, क्योंकि ये टर्म रहेगा तब तो फिर वो सॉल्ट प्लस एक्स एसिड माइनस एक्स वाली बात रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ये टर्म हटाने का तरीका क्या है, इस टर्म को जीरो कर दो, और इस टर्म को जीरो कैसे करोगे, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, log 1 आप लिखना चाह रहे हो, मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आनी चाहिए, 1। तो कभी भी आप सॉल्ट और एसिड दोनों को अगर बराबर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स कर रहे हो ना, फिर आपको जो बफर मिलता है वो होता है आइडियल बफर, ठीक है। सॉल्ट और एसिड को अगर बराबर मिक्स किया तो आपको आइडियल बफर मिलेगा,
और जो आइडियल बफर होता है उसकी pH ऑन एडिशन ऑफ H प्लस या फिर ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस आयन नहीं बदलती है। ठीक, तो आइडियल बफर का कंडीशन आपको कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड। जब हम बना रहे हैं एक बफर को, उस टाइम पे हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रखेंगे जितना हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, और pH इज इक्वल टू उस केस में कितना आ जाएगा, pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो pH इज इक्वल टू pKa हो गया। तो आइडियल बफर की ये कंडीशन है, pH इज इक्वल टू pKa। कभी भी क्वेश्चन में आपको आइडियल बफर की pH पूछी जाए और उस बफर में जो वीक एसिड है उसका Ka दिया रहे, तो बस आपको नेगेटिव लॉग ले लेना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आइडियल बफर है। अब रेंज ऑफ बफर, अच्छा ये जो आइडियल बफर मैंने डिफाइन किया, ये मैंने डिफाइन किया है वीक मतलब एसिडिक बफर के लिए। अब आप समझ सकते हो ना कि अगर बेसिक बफर रहता, अगर ये बेसिक बफर रहता, अगर बेसिक बफर होता तो क्या करते हम, कुछ नहीं करते, बस यही सेम POH इज इक्वल टू बेसिक बफर में क्या होता है, PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। अब आपको एरर वाला पार्ट हटाना है तो दिक्कत तो यहां से आएगी, इसको हम 1 कर देंगे। इसको 1 करने का तरीका क्या, सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर कर दो, तो बस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बेस की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो एक बफर जो बनेगा वो बफर होगा बेसिक बफर, लेकिन कैसा बेसिक बफर, आइडियल बेसिक बफर। ठीक है, और उसकी क्या होगी खासियत, POH इज इक्वल टू PKB होगा। ओके, ठीक है। रेंज ऑफ बफर जब डिफाइन करना होता है तो एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1 टू pKa माइनस 1। मतलब एक बफर जो है वो आपको पता है रेजिस्ट करता है चेंज इन pH, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसकी pH तो बदल जाती है। तो हम कहां तक pH का बदलना बर्दाश्त करेंगे, +1 से लेकर -1 की रेंज तक। उससे भी ज्यादा अगर pH बदलने लगा फिर तो हम बोलेंगे कि ये बफर ही नहीं है। तो एक रेंज ऑफ बफर डिफाइन करी होती है pH इज इक्वल टू pKa +1 टू pKa -1। ठीक है, बेसिक बफर के केस में रेंज ऑफ बफर क्या आएगा, POH इज इक्वल टू PKB +1 टू PKB -1। मतलब अगर POH इज इक्वल टू PKB है तब तो बिल्कुल आइडियल बात है ना। अगर POH इज इक्वल टू PKB है फिर तो बिल्कुल ही आइडियल बात है। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है और POH की रेंज PKB +1 से लेकर PKB -1 तक लाई कर रही है, तो भी हम उसको बफर बोल रहे हैं। इससे बियॉन्ड और गया तो फिर हम उसको बफर नहीं बोलेंगे, फिर वो रेंज ऑफ बफर को क्रॉस कर जाएगा। ओके, फाइन। ओके बच्चों, तो ये सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करो, कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछो, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग। वो वीडियो जरूर देखो जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, और लॉग की भी वीडियोस भी जरूर से देख लेना, समझ लेना। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।